गुरु नानक जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। आज समझते हैं किस तरह अगर किसी को बहरापन हो या कोई डफ हो, जिसके अंदर का कान या कॉक्लिया काम नहीं कर रहा हो, तो किस तरह उसे मदद मिल सकती है और कॉक्लियर इम्प्लांट कैसे मदद करता है। तो हम आम समझते हैं ये हमारा एक कान है, आवाज़ बाहर के कान के अंदर गई, बीच के कान की हड्डियों को, पर्दे को पहले हिलाया, फिर हड्डियों को हिलाया और अंदर के कान के अंदर चली गई। अंदर के कान में द्रव भरा होता है या फ्लूइड भरा होता है, जहाँ की एक तरंग उठता है। ये तरंग अमूमन बेसलर मेम्ब्रेन को तरंगित करता है। बेसलर मेम्ब्रेन के ऊपर होती हैं हेयर सेल्स, जिनमें तनाव के चलते बनता है इलेक्ट्रिसिटी, और ये इलेक्ट्रिसिटी फिर ऑडिटरी नर्व के माध्यम से ब्रेन तक जाता है, जिसे हम सुनते हैं। ये आम भाषा में हुआ कैसे हम सुनते हैं। तो ये रहा फिर दूसरा एक चित्र जो कि समझा रहा है कि यहाँ कान के अंदर चला गया तरंग या इनर ईयर के अंदर चला गया वाइब्रेशन और उठा एक तरंग। ये तरंग उठता है किसमें? इनर ईयर के मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ के अंदर। जब ये तरंग उठता है तो ये हमारा बेसलर मेम्ब्रेन है, ये ना स्केला मीडिया, ये जो बेसलर मेम्ब्रेन है इसमें एक तनाव पैदा करता है, क्योंकि इसमें एक तरंग उठा और इस तनाव के चलते ये जो हेयर सेल्स हैं, आप देख रहे हैं ना, एक रो अंदर की तरफ, 3 रो बाहर की तरफ, इन हेयर सेल्स के ऊपर एक तनाव उठता है। इस तनाव के चलते कुछ केमिकल सिक्रीट होते हैं और इलेक्ट्रिक करंट पैदा होता है। तो यहाँ से पैदा होता है इलेक्ट्रिक करंट, समझ लीजिए। इलेक्ट्रिक करंट इकट्ठा होता है और यहाँ आप देख सकते हैं हर एक कॉक्लियर डक्ट के अंदर से इलेक्ट्रिक करंट इकट्ठा हो रहा है और ये चला जाता है ऑडिटरी नर्व के अंदर, जो कि फिर ब्रेन में जाता है और इस इलेक्ट्रिक करंट को फिर कन्वर्ट हो जाता है, जिसे हम आवाज़ या साउंड एनर्जी को सुनने के काम में लाते हैं। अमूमन 1000 में 3 बच्चे ऐसे होते हैं जिनका कि अंदर का कान खराब होता है। एक जीन है कनेक्शन 26, जिसके चलते खराबी होती है, और अगर खराबी हो जाए तो कितना, 3000 में इन बच्चों को सुनने के योग्य बनाया जा सकता है। कैसे बनाया जा सकता है? कॉक्लिया खराब है तो क्या किया जाए? कॉक्लिया जो काम करता है उसी को रिप्लेस कर दिया जाए। कॉक्लिया क्या काम करता है? जैसे हमने समझा कि जो हमारे मैकेनिकल वेव्स हैं या जो तरंग हैं, जिसे हम मैकेनिकल वेव्स बोलते हैं, इन्हें इलेक्ट्रिक करंट में ये कन्वर्ट करता है कॉक्लिया। तो ये रहा मैकेनिकल, ये रहा इलेक्ट्रिक। तो एक कॉक्लियर इम्प्लांट यही काम करता है कि जो भी आवाज़ बाहर से कान में आती है उसे ये माइक्रोफोन यहाँ रिसीव करता है, और रिसीव करने के बाद यहाँ जो स्पीच प्रोसेसर है दूसरे नंबर पे, पहले नंबर पे माइक्रोफोन रिसीव किया, दूसरे नंबर पे स्पीच प्रोसेसर, इसको एक ढंग ढांचे में अरेंज कर दिया, फिर चला गया यहाँ पे रिसीवर या ट्रांसमीटर, और अंदर और एक रिसीवर रहेगा जो कि रिसीव करेगा इसको, जो कि इसे इलेक्ट्रिक करंट में बदल देता है, और ये इलेक्ट्रिक करंट एक इलेक्ट्रोड के माध्यम से कॉक्लिया के अंदर डाल दिया जाता है और इलेक्ट्रिसिटी कॉक्लिया को सप्लाई कर दी जाती है। इसका मतलब कॉक्लिया जो कि मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक करंट में कन्वर्ट करता था, वो काम ये मशीन या कॉक्लियर इम्प्लांट्स करता है। चूँकि कॉक्लियर इम्प्लांट्स कॉक्लिया को रिप्लेस कर दे रहा है, इसलिए इसे हम एक प्रोस्थेसिस भी बोलते हैं, PROSTHESIS। प्रोस्थेसिस यानी कि ऐसा कोई एक चीज़ जो कि किसी एक अंग को रिप्लेस कर दे। तो यहाँ कौन सी चीज़ों को किसको रिप्लेस कर दे रहा है? कॉक्लियर इम्प्लांट इस कॉक्लिया के फंक्शन को ही रिप्लेस कर दे रहा है। क्यों कर दे रहा है रिप्लेस? क्योंकि यहाँ कॉक्लिया के अंदर जो हेयर सेल्स थे वो किन्हीं कारण के चलते नहीं बन पाई हैं या ख़राब हो गई हैं। मैंने बताया आपको कनेक्शन 26 मैक्सिमम डेफनेस का वजह है, वो जो जीन कनेक्शन 26। आगे फिर कैसे समझे हम? आगे हम ये समझते हैं कि कॉक्लियर इम्प्लांट कहाँ होता है, कैसा दिखता है। तो डायग्रामेटिकली आप देख सकते हैं, पहला जो काम होता है कॉक्लियर इम्प्लांट्स का वो है माइक्रोफोन का। तो ये माइक्रोफोन पहला पार्ट इसका, ये जितना भी आवाज़ है बाहर से इसको ये रिसीव करता है। दूसरा काम है स्पीच प्रोसेसर का। स्पीच प्रोसेसर क्या करता है? पूरे आवाज़ को एक ढंग में अरेंज कर देता ताकि इसे प्रोसेस करने में आसानी हो, आगे प्रोसेस करने में आसानी हो। फिर क्या होता है? ये स्पीच प्रोसेसर भेज देता है चीज़ों को ट्रांसमीटर को। तो ट्रांसमीटर क्या करता है? अंदर एक रिसीवर के साथ मिलके इस पूरी आवाज़ को, यहाँ देख चौथे नंबर में हो गया ये ट्रांसमीटर हुआ, चौथे नंबर में हो गया रिसीवर एंड स्टिमुलेटर, जो कि इस पूरे आवाज़ को बदल देता है एक विद्युत तरंग में या इलेक्ट्रिक करंट में। तो इलेक्ट्रिक करंट यहाँ बनना शुरू हुआ और ये इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रोड के माध्यम से कॉक्लिया के अंदर चला जाता है, और यही इलेक्ट्रिक करंट फिर फीड कर दिया जाता है ऑडिटरी नर्व में। ये रहा ऑडिटरी नर्व आपका।
तो ऑडिटरी नर्व में फीड कर दिया गया, ये फिर चला गया ब्रेन के अंदर। ब्रेन को ये समझ में आता है कि बाहर क्या आवाज़ है। यही काम करता है कॉक्लियर इम्प्लांट। चूँकि ये पूरे एक अंग को रिप्लेस कर देता है या हियरिंग ऑर्गन को रिप्लेस कर देता है, इसलिए इसे हम बोलते हैं कॉक्लियर प्रोस्थेसिस। तो यहाँ एक रियल पिक्चर में देख सकते हैं आप। तो यहाँ क्या क्या दिखता है आपको? दिख रहा है पहला, ये कॉक्लियर इम्प्लांट का बाहर का हिस्सा, जहाँ की पहला पॉइंट एक माइक्रोफोन है ये। दूसरा पॉइंट है स्पीच प्रोसेसर, जो कि आवाज़ को एक ढंग ढांचे में बना देता है ताकि ये रिसीवर तक जा सके। ये ट्रांसमीटर और अंदर लगा हुआ रिसीवर, ये दोनों मिलके इसे इलेक्ट्रिक करंट में परिवर्तित कर देते हैं, इस पूरे स्पीच इनपुट को, और फिर दे देते हैं कॉक्लिया को इलेक्ट्रिक करंट के माध्यम से। और ये कॉक्लिया के अंदर जाते ही इलेक्ट्रिक करंट ऑडिटरी नर्व कैच कर लेता है और आगे ब्रेन तक भेज देता है ताकि इसे सुना जा सके। ये दूसरा आप देख सकते हैं, फिर आवाज़ माइक्रोफोन में पहला पार्ट, दूसरा स्पीच प्रोसेसर, आवाज़ को पूरा एक ढंग ढांचे में रख दिया, ये इलेक्ट्रिक करंट नहीं बनाता, ध्यान रखिएगा। फिर आगे ट्रांसमीटर यहाँ हो गया आपका और अंदर एक रिसीवर हो जाएगा, यहाँ फिर इलेक्ट्रिक करंट बन जाता है। इस इलेक्ट्रिक करंट को एक इलेक्ट्रोड के माध्यम से कॉक्लिया के अंदर डाल दिया जाता है और ये इलेक्ट्रिक करंट फिर ऑडिटरी नर्व पिकअप कर लेता है और ब्रेन तक ले जाता है आवाज़ को, जहाँ की ब्रेन फिर ये समझ जाता है कि हाँ चलो भाई ये क्या बात बोला जा रहा है और क्या आवाज़ है। ये पूरी कहानी है कॉक्लियर इम्प्लांट्स की। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया। धन्यवाद।